हेलो स्टूडेंट्स। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट थर्ड के सिलेबस में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम कॉर्डेट्स का अध्ययन करते हैं और कॉर्डेट्स में आज हम पीसीज वर्ग से लेबियोरोहिता अर्थात रोहू मछली के पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। अगर हम पाचन तंत्र का अध्ययन करें तो प्रत्येक प्राणी में पाचन तंत्र को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। प्रत्येक प्राणी में आहार नाल एक नलिका समान संरचना है जिसका अग्र जो इंटीरियर ओपनिंग होती है माउथ और जो पोस्टीरियर या एंड जो होता है वो रेक्टम होता है और इसके मध्य भोजन के पाचक प्रक्रिया के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में यह विभाजित होती है, जहाँ पर पाचक अवशोषण एसिमिलेशन आदि कार्य किए जाते हैं। और ये मुख्य भाग होते हैं बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक और आंत्र। यदि हम मछली में बोनी फिशेस में चित्र के आधार पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि बोनी फिशेस में या रोहू में किस प्रकार से पाचक तंत्र या पाचक आहार नाल पाचन तंत्र की आहार नाल उपस्थित होती है। तो बिल्कुल अग्र भाग में एक स्लिट के या दरार के समान मुख उपस्थित होता है जो कि अंदर की ओर मुख गुहा में खुलेगा और यह आगे की ओर फेरिंग्स या ग्रसनीय भाग में खुलती है। अभी आगे हम डिटेल्स में देखेंगे कि ग्रसनी भी दो भागों में विभाजित होती है, दो क्षेत्रों में विभाजित होती है, जिसका कि अग्रभाग जहाँ पर गिल्स उपस्थित होंगी वह रेस्पिरेशन से संबंधित होगा और पश्च भाग जो कि आहार नाल से संबंधित होता है। क्योंकि रोहू में ट्रू स्टमक एब्सेंट होता है, वास्तविक आमाशय इसमें अनुपस्थित पाया जाता है और जो आहार आंत्र जो होती है, इंटेस्टाइन जो होती है, वो अन्य फिशेस की अपेक्षा अधिक लंबी होती है क्योंकि यह एक हर्बीवोर या शाकाहारी मछली होती है। और जो आंत्र होती है या इंटेस्टाइन होती है वो एक फूली हुई संरचना या बल्ब के समान होती है जिसे कि आमाशय के समान ही माना जाता है और यह भी क्रमशः आमाशय के समान दो भागों में विभाजित रहती है, कार्डियक और पाइलोरिक। तो इस प्रकार से स्टमक की अनुपस्थिति के कारण भी यहाँ पर इंटेस्टाइन जो है वो आमाशय के समान इंटेस्टाइनल बल्ब के रूप में उपस्थित होती है। पाचक ग्रंथियों के रूप में यहाँ पर लिवर उपस्थित होते हैं और लिवर ट्राइलोब्ड संरचना है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। गॉल ब्लैडर की उपस्थिति पाई जाती है और साथ ही साथ पेंक्रियाज भी उपस्थित होती है, डिफ्यूज्ड या फैली हुई पेंक्रियाज पाचक ग्रंथि के रूप में उपस्थित होती हैं। अगर हम डिसेक्शन या डाइसेक्टिंग व्यू देखें कि अगर रोहू का डिसेक्शन करके देखें तो किस प्रकार से हमें पाचक अंगों की जो पाचक अंग हैं या आहार नाल के विभिन्न भाग हैं वो किस प्रकार से दिखाई देंगे। जैसे कि माउथ अग्रतम पोजीशन पर है एक दरार के रूप में जो कि अपर और लोअर लिप के द्वारा गार्डेड है। इन दोनों ओवर अपर एंड लोअर लिप पर लेबियल पैपिली या लेबियल उभार उपस्थित होते हैं। अंदर की ओर मुख गुहा होती है। मुख गुहा के अंदर क्योंकि रोहू में वास्तविक दांत और जिह्वा अनुपस्थित होती है, यहाँ पर रदन के लिए या भोजन के मेस्टिकेशन के लिए या उनको चबाने के लिए पैपिली या उभार उपस्थित प्रवर्ध उपस्थित होते हैं। इसके पश्चात ग्रसनीय क्षेत्र आता है जिसमें कि अग्रभाग तो श्वसन से संबंधित है जहाँ पर कि गिल्स उपस्थित है और पश्च भाग आहार नाल में कंटिन्यू रहता है। यहाँ एक बात और हम यहाँ आगे डिटेल्स में देखेंगे कि जो ग्रसनीय क्षेत्र में गिल्स होती हैं, प्रत्येक गिल लैमेली से रेकर्स नामक संरचनाएं निकली रहती हैं जो कि मुख्य रूप जिनका मुख्य कार्य होता है एक सेप्टम या पट के रूप में श्वसनीय और आहार नाल जो है उनके मध्य पट के रूप में कार्य करना या भोजन को रेस्पिरेटरी जो पार्ट है या रीजन है उसमें जाने से रोकना। इसके पश्चात हम देखेंगे कि ईसोफेगस उपस्थित है और क्योंकि ट्रू स्टमक नहीं है यहाँ पर
इंटेस्टाइनल बल्ब उपस्थित है और उसके पश्चात हर्बीवोर या शाकाहारी नेचर के कारण इंटेस्टाइन अत्यधिक लंबी कॉइल्ड ट्यूब के रूप में है और जो कि अंत में रेक्टम व एनल ओपनिंग द्वारा बाहर की ओर खुल जाती है। तो ये एक डाइसेक्टेड व्यू या विच्छेदन व्यू होता है रोहू के एलिमेंट्री कैनाल का। अब हम वन बाय वन प्रत्येक जो भाग होंगे एलिमेंट्री कैनाल उनका अध्ययन करेंगे। माउथ बिल्कुल एक दरार के रूप में उपस्थित है जिसमें कि अपर व लोअर लिप द्वारा ये रक्षित किया जाता है और प्रत्येक लिप्स में शंकु या कॉनिकल पैपिली उपस्थित होते हैं जो कि लगभग 4 से 5 पंक्तियों में पाए जाते हैं। इसके पश्चात मुख गुहा जिसमें कि वास्तविक टीथ और टंग अनुपस्थित हैं, लेकिन यहाँ पर भी अनेक छोटे छोटे प्रवरध उपस्थित होते हैं जो कि जो फ्लोर है बकल कैविटी का बहुत थिक या मांसल पेशियों द्वारा बना रहता है और भोजन को एक तरह से चबाने का या उसको पीसने का कार्य करते हैं। उसके पश्चात आती है फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्योंकि अग्रभाग श्वसनीय भाग है और पश्च भाग जो होता है वो कंटिन्यू है एलिमेंट्री कैनाल में और यहाँ पर 3 जो पंक्तियाँ होती हैं वो फेरेंजियल टीथ की उपस्थित होती हैं। फेरेंजियल टीथ रदन का कार्य करते हैं। ये होमोडोंट अर्थात समान प्रकार के होते हैं और जो फेरिंग्स की अधर पार्श्वीय जो वॉल होती है वहाँ पर ये उपस्थित होती हैं प्रवृद्धों के रूप में, ये जो कि भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जो रो है होमोडोंट फेरेंजियल टीथ की वहाँ पर कॉनिकल जो टूथ है प्रत्येक टूथ उसका भाग जो होता है लाइक रूट होती है अंदर, आंतरिक भाग जो होता है बाहर की ओर त्रिकोणाकार या शंकु रूप में क्राउन निकला रहता है। अतः यह भाग मुख्य रूप से भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इसके पश्चात में फेरिंग्स के पश्चात ईसोफेगस आती है। ईसोफेगस एक ट्यूब के समान कार्य करती है और जो सिर्फ एक लिंक है बिटवीन जो एलिमेंट्री कैनाल से में कंटिन्यू फेरिंग्स है और इंटेस्टाइन के बीच में ईसोफेगस एक कनेक्शन के रूप में कार्य करती है और यहाँ से एक एयर ब्लैडर निकलता है जिसे कि हम न्यूमेटिक डक्ट कहते हैं जो ईसोफेगस के पृष्ठीय भाग में खुलता है। अब क्योंकि ऊपर चित्र में हमने देखा डिसेक्शन चित्र में कि रोहू में वास्तविक अमाशय अनुपस्थित है तो ईसोफेगस जो है वो इंटेस्टाइन के अग्रभाग में खुलता है जो कि अमाशय के समान ही एक फूली हुई संरचना होती है और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में या थैलेनुमा संरचना में भोजन को स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है तथा यह जो ओपनिंग होती है अर्थात ईसोफेगस जब इंटेस्टाइन के अग्रभाग में खुल रही है ये ओपनिंग एक वॉल्व के द्वारा जिसे हम कहते हैं ईसोफेजियल वॉल्व के द्वारा रक्षित रहती है। और बच्चों जहाँ भी वॉल्व की उपस्थिति है वॉल्व हमेशा यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो होता है एक दिशीय प्रवाह जो होता है उसको मेंटेन रखते हैं अर्थात भोजन जब यहाँ पर स्टोर होने किया जाता है तो उसका रीगर्जिटेशन नहीं होता अर्थात वह पुनः मुख गुहा में नहीं आता, उसे पुनः उगला नहीं जाता है। तो इस प्रकार से यह वॉल्व भोजन के रीगर्जिटेशन को प्रिवेंट करता है, रोकता है तथा इंटेस्टाइनल बल्ब जो होती हैं वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं म्यूकस सेल्स जो होती हैं वो एब्जॉर्प्टिव या उनकी जो प्रकृति होती है या जो उनका कार्य होता है वह संग्रहित भोजन से पाचक पदार्थों के अवशोषण का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से इंटेस्टाइनल बल्ब जो एक फूली हुई संरचना है यह भी 2 भागों में विभाजित होता है जिसका कि अग्रभाग तो कार्डियक भाग कहलाता है जो कि अपेक्षाकृत चौड़ा होता है और यह इसके अंदर जो कार्डियक भाग होता है इसके अंदर पेंक्रियाटिक और बाइल डक्ट पित्तवाहिनी और पेंक्रियाटिक डक्ट आकर अग्नाशयी वाहिनी आकर
खुलती हैं, जबकि पिछला भाग जो होता है वो पाइलोरिक भाग होता है जो कि अपेक्षाकृत संकरा होता है। और यहाँ पर पाइलोरिक सीका का अर्थ है अंधनाल अनुपस्थित होती हैं। परंतु जो कार्डियक पार्ट है वहाँ पर वलन पाए जाते हैं। ये वलन जो होते हैं अत्यधिक कॉम्प्लेक्स या जटिल प्रकार के होते हैं, हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, और जिससे कि अवशोषण क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। तथा इसके पश्चात जो इंटेस्टाइनल बल्ब होता है वह अत्यंत घुमावदार या कॉन्वोल्यूटेड जो इंटेस्टाइन होती है उसमें खुल जाती है। अब जो शेष आंत्र होती है, इंटेस्टाइन होती है, वह इंटेस्टाइनल बल्ब की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती है और इसमें अनेक प्रवृद्ध पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर इंटेस्टाइनल विलाय और जो वॉल्व हैं वो अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन अपने आप में इतनी ज़्यादा घुमावदार है कि विलाय की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अवशोषण के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस होता है अत्यधिक वलनों की उपस्थिति के कारण। अंत में जो इंटेस्टाइन है वो थिन वॉल्ड रेक्टम द्वारा बाहर में एंड होती है या में जाके समाप्त होती है। रेक्टम में अनेक फोल्ड्स पाए जाते हैं, वलन पाए जाते हैं, और जो कि एनल ओपनिंग द्वारा बाहर की ओर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे त्याग दिया जाता है। और यह जो ओपनिंग होती है यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग के बिल्कुल फ्रंट में या के सामने होती है। तो इस प्रकार से जो एलिमेंट्री कनाल है रोहू की बहुत सिंपल होती है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से ट्रू टंग, टीथ और स्टमक की अनुपस्थिति होती है। लेकिन शाकाहारी प्रकृति के कारण इंटेस्टाइन अपेक्षाकृत बहुत अधिक लंबी होती है और आमाशय का कार्य इंटेस्टाइनल बल्ब द्वारा ओवरटेक कर लिया जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि पाचक ग्रंथियों के रूप में मुख्य रूप से लिवर और पेंक्रियाज पाई जाती है। लिवर जो है वह सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है इसमें, और यह 2 पालियों में विभाजित होती हैं और दोनों ही पालियाँ 3 क्षेत्रों में आपस में जुड़ी रहती हैं। और जो गॉल ब्लैडर है वह एक लंबे कोश के समान होता है और दोनों पालियों के मध्य उपस्थित होता है। इसकी जो लंबाई है लगभग 8 सेंटीमीटर और जो व्यास है वह 2.5 सेंटीमीटर होता है। यह सिस्टिक डक्ट द्वारा, गॉल ब्लैडर में सिस्टिक डक्ट द्वारा लिवर की विभिन्न जो पालियाँ होती हैं उनसे डक्ट्स आती हैं और सिस्टिक डक्ट द्वारा यह इंटेस्टाइनल बल्ब में खुलता है। तथा पेंक्रियाज जो होती है एक विसरित या फैली हुई संरचना होती है और यह जो लिवर है, जैसे कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये लिवर लोब्स हैं, यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर है, ये हिपैटिक डक्ट्स हैं तथा सिस्टिक डक्ट द्वारा गॉल ब्लैडर इंटेस्टाइनल बल्ब में खुलता है और यहीं पर पेंक्रियाटिक डक्ट भी आकर खुलती है। जो पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट होता है या वो भाग जो कि पाचक रसों का स्त्रवण करता है उन्हें एसिनाई कहते हैं। और एसिनाई पाचक रसों को स्रवित करने वाली कोशिकीय समूह होते हैं। और रोहू में पेंक्रियाज के साथ साथ एसिनाई स्प्लीन टिश्यू में भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर रोहू में जो पेंक्रियाटिक डक्ट होती है वह बाइल डक्ट के अतिरिक्त या पृथक रूप से इंटेस्टाइनल बल्ब में खुलती है। इस प्रकार से 2 पाचक ग्रंथियाँ इसमें पाई जाती हैं। अब अगर पाचन की क्रियाविधि देखें, मैकेनिज्म देखें, तो रोहू में अधिक रूप से अधिक स्पष्ट नहीं है, अभी इसका अध्ययन नहीं हो पाया है। परंतु यह देखा गया है कि जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वहाँ से मुख्य रूप से ट्रिप्सिन, इरेप्सिन और एंटीरोकाइनेज एंजाइम्स का स्त्रवण होता है
और जो पैंक्रियाटिक जूस होती हैं उसमें मुख्य रूप से एमाइलेज एंजाइम होते हैं जो विभिन्न प्रकार के भोजन का पाचन करने में सक्षम होते हैं तथा जो स्टमक है या ट्रू स्टमक है वास्तविक आमाशय की अनुपस्थिति के कारण इसमें HCl का स्त्रवण नहीं पाया जाता है। अतः ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, एंटीरोकाइनेज और एमाइलेज एंजाइम्स द्वारा विभिन्न पदार्थों का पाचन इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार यह लेबियोरोहिता का संपूर्ण पाचन तंत्र आपको स्पष्ट किया गया है। PDF फॉर्म में ये शेयर कर दिया जाएगा, नोट्स बना लीजिएगा। चित्रों का अध्ययन आप बहुत अच्छे से करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।